नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी लगातार हमारे चैनल पर चल रही है और आप लोगों को पसंद भी आ रही है, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कम कर रहे हैं और लाइक भी कम आ रहे हैं। इससे मुझे कभी-कभी ये लगता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिए कि कर दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ मिलेगा तो इससे मुझे भी आत्मसंतुष्टि होगी। खैर, कोई बात नहीं। तो हमने अभी तक कहाँ तक राज्यपाल तक पढ़ा था। राज्य कार्यपालिका के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राज्यपाल को हमने पढ़ लिया था। अब आज हम इस वीडियो में पहले जैसे मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री का पद संघ में प्रधानमंत्री के पद की तरह ही होता है। जैसे सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, उसी प्रकार जैसे हम लोग जब संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, उसी प्रकार राज्यपाल भी संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री के पास सभी वास्तविक शक्तियां होती हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 164 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में यह वर्णित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। ठीक है, आमतौर पर राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल का नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, और एक बात यहां पर यह भी ध्यान दे लीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य ना भी हो वो भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसके पास ये शर्त है कि उसको 6 माह में किसी न किसी सदन में निर्वाचित होना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे, तो उस समय वो लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से। तो वो राज्य विधानसभा या विधानमंडल में किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 माह में विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अब मुख्यमंत्री के जो प्रमुख कार्य हैं इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कार्यकाल नहीं बताया। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री के जो प्रमुख कार्य हैं वो जैसे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं वैसे ही मुख्यमंत्री के भी कार्य हैं। ये राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, मंत्रियों के विभागों का ये वितरण कर सकता है, उसका फेरबदल कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। और ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और उसका सदस्य मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का विभागों का वितरण और फेरबदल मुख्यमंत्री द्वारा ही की जा सकती है। और इसके अलावा इसके कुछ और प्रमुख कार्य हैं, जैसे ये विधानसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल से। ठीक है, इसके अलावा सभा पटल पर जो सरकारी नीतियां हैं उसकी घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। ये सब इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। इसके अलावा दो प्रमुख अनुच्छेद इससे बहुत ज्यादा संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 163 है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 167 ये कहता है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 167 में दिया गया है। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री जो है वो समय समय पर जो प्रमुख प्रशासन से संबंधित मामले होते हैं उससे संबंधित जानकारी ये मुख्यमंत्री को देता है। तो दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित मुख्यमंत्री जो है उससे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी हो गई। अब हम लोग इसका एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महाधिवक्ता को। देखिए, महाधिवक्ता
सेम टू सेम महान्यायवादी के समान है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने महान्यायवादी को पढ़ लिया होगा तो महाधिवक्ता को अगर उससे आप लोग कंपैरिजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका आसानी से दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है। महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जो कि राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। ठीक है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी के समान। जैसे महान्यायवादी केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें महाधिवक्ता की योग्यता की, तो महाधिवक्ता किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए। ठीक है। अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है, तो बस जल्दी ही मैं न्यायपालिका के बारे में पढ़ाने वाला हूं। उसमें मैं आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का न्यायाधीश बनने के लिए क्या प्रमुख योग्यताएं होनी है उसको मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग यही जान लीजिए कि महाधिवक्ता बनने के लिए कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए, और इसके अलावा उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है। अब हम महाधिवक्ता की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य को देख लेते हैं। एकदम महान्यायवादी के समान है। महान्यायवादी की ही तरह यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह दे सकता है। यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि या कानूनी संबंधी किसी भी विषय पर सलाह दे सकता है। दूसरा कार्य इसका क्या है, यह राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार रखता है। महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी अगर सुनवाई है तो वो उसका अधिकार रखता है कि वो सुनवाई को सुन सके। ठीक है। इसके अलावा विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने या भाग लेने का अधिकार भी महाधिवक्ता रखता है, लेकिन महान्यायवादी की ही तरह वह संसद में मत नहीं दे सकता। जैसे महान्यायवादी संसद में मत नहीं दे सकता, वैसे ये विधानमंडल में मत तो नहीं दे सकता, लेकिन बोलने का और उसमें भाग लेने का अधिकार ये रखता है। ठीक है। तो ये महान्यायवादी से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हो गई, और इसमें हमने मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में और महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे पॉलिटी खत्म होने की तरफ अग्रसर है। जब कुछ ही वीडियो और बचे हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक और एक नए पैटर्न और एक नए कलेवर के अनुसार शुरू करेंगे। इसमें मैंने विज्ञान को सोचा है शुरू करने के लिए, और उसको हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।